हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश में कृषि। ठीक है, आइए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि। अगर हम उत्तर प्रदेश में कृषि की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि को माना जाता है। मूल आधार कृषि है। ठीक है, कृषि को अर्थव्यवस्था का प्रदेश में कृषि को अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। ठीक, ये पहला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है कृषि को उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर बात करें जनगणना 2011 जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल कर्मकारों में प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। ठीक है, अगर हम बात करें जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार तो जो प्रदेश के कुल कर्मकार हैं उसमें कृषि कर्मकार का योगदान 59.3% है, जिसमें से 30.3% ये कृषक श्रमिक हैं। कृषक श्रमिक मतलब जिनके पास खेत नहीं है, दूसरों के खेत में काम करते हैं। और 29% कृषक हैं जिनके पास खुद का खेत है, खुद की खेत में काम करते हैं। ठीक है, 29% कृषक हैं और 30.3% कृषक श्रमिक हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगर हम अभी लिखिएगा, मत पहले समझ लीजिए चीज़ों को। अगर अगले पॉइंट की हम बात करें तो देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है। यह देश के यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में 18.1% का योगदान देता है। ठीक, इतना पॉइंट पहले लिख लीजिए। ठीक है, लिखिए। टॉपिक का नाम डालिए उत्तर प्रदेश में कृषि और लिखिए एक एक पॉइंट करके। लिखिए, उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। उत्तर प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि है। कृषि को प्रदेश में अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल कर्मकारों में कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है। मतलब कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल कर्मकारों में से कृषि कर्मकारों का योगदान 59.3% है, जिसमें से 30.3% कृषक श्रमिक हैं और 29% कृषक हैं। कृषक श्रमिक का मतलब होता है जिनके पास जमीन नहीं है, वो दूसरों के जमीन पे खेती करते हैं, वो कृषक श्रमिक है। कितने हैं? 30.3%। और जो 29% कृषक हैं, इनके खुद के पास जमीन है और खुद की जमीन पे ये खेती करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट डालिए। देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में, देश का जो पूरा खाद्यान्न उत्पादन होता है टोटल,
देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है तथा यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन का 18.1% उत्पादित करता है। यह देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 18.1% है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट लिख लीजिए वीडियो पॉज करके आराम से। अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में 2014 और 15 के आंकड़ों के अनुसार 165.98 लाख हेक्टेयर पर खेती की जाती है। ठीक, जो कि 68.7% है। ठीक, अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश की जीडीपी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 26.1% है, जिसमें वानिकी और मत्स्य को भी शामिल किया जाता है। वानिकी एवं मत्स्य को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट उत्तर प्रदेश गेहूं, मसूर, आंवला, गन्ना, तरबूज, खरबूज के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, अगला पॉइंट है कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे तापमान हो गया, वर्षा, जल एवं मानव संसाधन। मानव संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। ठीक, लिखिए पॉइंट डाल डाल के ऐसे ही लिखिए जैसे मैंने लिखा है। उत्तर प्रदेश में 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 165.98 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर खेती की जाती है, जो कि 68.7% क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 2014-15 के आंकड़ों के अनुसार 165.98 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती की जाती है, जो कि 68.7
प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर है। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में कृषि का योगदान 26.1% है, जिसमें वानिकी और मत्स्य को भी शामिल किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश गेहूं, मसूर, आंवला, उत्तर प्रदेश गेहूं, मसूर, आंवला, तरबूज, खरबूज एवं गन्ना के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों, कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों जैसे तापमान, जल, वर्षा एवं मानव संसाधन के आधार पर उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया है। देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ और अच्छे से बोल भी दे रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से लिख लीजिए। आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, आप पढ़ने के बाद उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए। ये हो गया हमारा उत्तर प्रदेश में कृषि संबंधित कुछ तथ्य। अब बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण। और ऋतुओं के आधार पर हम बात करें तो 3 प्रकार की फसल होती है। कौन कौन सी? खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक, अगर हम बात करें खरीफ की फसल की तो ये वर्षा के प्रारंभ होने पर लगभग जून से जुलाई माह में बोई जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर में काट ली जाती है। मुख्यतः यह मानसूनी फसल होती है। इसमें फसल में बात करें तो चावल, गन्ना, जूट, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, राई, अरहर, सोयाबीन इत्यादि होता है। ठीक है, ऋतुओं के आधार पर प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण बात करते हैं। खरीफ की फसल आप अच्छे से पहले समझ लीजिएगा, फिर लिख लीजिएगा, मैं लिखवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर रबी की फसल की बात करें तो शीत ऋतु के आरंभ होने पर, शीत ऋतु के आरंभ होने पर, शीत ऋतु के आरंभ होने पर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है। ये मानसूनी फसल होती है। हाँ, मैंने लिखवा दिया है।
शीत ऋतु के आरंभ होने पर अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है तथा मई से जून महीने के दौरान काट ली जाती है। सॉरी, ये अप्रैल से होगा, अप्रैल से जून। ठीक। इसमें कम जल तथा औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें पाई जाने वाली मुख्य फसलें जैसे गेहूं है, इसमें पाई जाने वाली मुख्य फसलें गेहूं, ज्वार, बाजरा, सॉरी ज्वार नहीं होगा, गलत लिखवा रहा हूँ, सॉरी मैं। गेहूं हो गया, जौ, गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना इत्यादि। ठीक है, मैं समझा दूंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, अभी टेंशन मत लीजिए आप। अगर जायद की फसल की बात करें तो ये समानतः खरीफ, सॉरी, ये समानतः रवि, ये समानतः रवि और खरीफ की फसलों के बीच में बोई जाती है। खरीफ के फसलों के बीच में बोई जाती है, जो कि समानतः मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इन फसलों को अधिकतम ताप की आवश्यकता होती है। इन फसलों में जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि फसलें होती हैं। ठीक है, एक बार समझ लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ऋतुओं के आधार पर प्रदेश में फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, तीन प्रकार की होती हैं, एक खरीफ की फसल, एक रबी की फसल, एक जायद की फसल। अगर आप खरीफ की फसल की बात करें तो ये वर्षा के प्रारंभ होने पर जून से जुलाई माह में बोई जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर माह में काट ली जाती है। ठीक है, मुख्यतः यह मानसूनी फसल होती है। इसमें चावल, गन्ना, जूट, कपास, बाजरा, ज्वार, मक्का, राई, अरहर तथा सोयाबीन की खेती होती है। ठीक है, अगर बात करें रबी की फसल की तो शीत ऋतु के आरंभ होने पर बोई जाती है लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने में तथा अप्रैल से जून महीने के दौरान काट ली जाती है। इसमें कम जल तथा औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इसमें मुख्य फसल होती है गेहूं, जौ, सरसों, मटर, चना इत्यादि। अगर बात करें जायद की फसल की तो ये रबी और खरीफ के फसलों के बीच में बोई जाती है। सामान्यतः ये मार्च और अप्रैल में बोई जाती है तथा जुलाई और अगस्त में काट ली जाती है। इन फसलों को अधिकतम ताप की आवश्यकता होती है। इन फसलों में पाई जाने वाली फसलें हैं जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज। लिख लीजिए, आराम से इसको लिखवा दूंगा। लिखिए, ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण तीन प्रकार उसके डिवाइड कीजिए। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल।
अगर बात करें खरीफ की फसल की, तो लिखिए इसमें, वर्षा के आरंभ होने पर वर्षा के आरंभ होने पर लगभग जून से जुलाई महीने में बोई जाती है। वर्षा के आरंभ होने पर लगभग जून से जुलाई महीने में बोई जाती है तथा अक्टूबर और नवंबर महीने में काट ली जाती है। तथा अक्टूबर और नवंबर महीने में काट ली जाती है। ये फसलें सामान्यतः मानसूनी फसलें होती हैं। इन फसलों में मुख्यतः चावल इन फसलों में मुख्यतः चावल, गन्ना, जूट, कपास, अरहर, सोयाबीन, जूट, कपास, अरहर, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि फसलें आती हैं। ठीक है, ये हो गया खरीफ की फसल। अब लिखिए रबी की फसल में, शीत ऋतु के आरंभ होने पर यह फसल बोई जाती है लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने में तथा अप्रैल से जुलाई महीने के दौरान काट ली जाती है, या अप्रैल से जून महीने के दौरान काट ली जाती है। इस फसल को कम जल तथा अधिक ताप सॉरी इस फल को कम जल तथा औसत तापमान की आवश्यकता होती है। रबी की फसल कौन कौन सी होती है देख लीजिए, गेहूं, चना, मटर, सरसों, जौ इत्यादि। अब बात कर लेते हैं जायद की फसल की। तो ये समानता रबी और खरीफ फसलों के बीच में बोई जाती है। लगभग मार्च से अप्रैल महीनों में बोई जाती है तथा जुलाई और अगस्त या जून या जुलाई महीने में काट ली जाती है। इन फसलों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जायद की फसलों को अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। इन फसलों में खीरा, ककड़ी, तरबूज तथा खरबूज फसलें आती हैं। ठीक है, ये हो गई ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। लिख लीजिए आप इसे। अब बात कर लेते हैं प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख खाद्यान्न फसलों की। प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें। ठीक, एक एक करके हम देख लेते हैं। गेहूं, चावल, सब कुछ। हाँ, अगर हम बात करें गेहूं की, ठीक, इसका वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम एस्टिबम। ट्रिटिकम एस्टिबम। यह एक समशीतोष्णकटिबंधीय फसल है। समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। अगर हम इसकी बात करें तो प्रदेश में यह गंगा और घाघरा दोआब में सर्वाधिक होती है। अगर बात करें कि ये प्रदेश
के कृषि योग्य भूमि के प्रदेश के कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% भाग पर बोई जाती है, जो कि अन्य फसलों की अपेक्षा सर्वाधिक है। अगर अगले पॉइंट की बात करें गेहूं में, तो इसके प्रमुख जिले प्रदेश में कौन कौन से हैं देख लीजिए। प्रमुख जिलों की अगर बात करें, हरदोई हरदोई है, बदायूं, अलीगढ़ इत्यादि। वैसे तो अगर बात किया जाए तो ये प्रदेश के दक्षिण पठारी प्रदेश को छोड़कर लगभग संपूर्ण उत्तर प्रदेश में इसकी खेती होती है। ठीक है। उत्तर प्रदेश गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है देश में। अगर बात करें यूपी का कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है, तो गेहूं उत्पादित करने वाला या गेहूं का उत्पादन करने वाला सर्वाधिक जिला, आप इसको लिखिएगा मत, मैं आपको समझा दूंगा, फिर मैं बोल के लिखवा दूंगा अच्छे से। कौन है? हरदोई। ठीक, लिख लीजिए इतना पॉइंट। गेहूं के बारे में हेडिंग डालिए, टॉपिक डालिए, हेडिंग मतलब प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, लिखिए गेहूं। गेहूं के बारे में लिखिए, इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम ट्रिटिकम एस्टिबम है। ट्रिटिकम, ट्रिटी नहीं है, ट्रिटिकम एस्टिबम है। इसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है, केवल टा होगा यहाँ पे। ट्रिटिकम एस्टिबम है। एस टी, सॉरी ये गलत लिखा था, एस टी बम है। ठीक है, ट्रिटिकम एस्टिबम है। यह एक समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं का वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम एस्टिबम है। यह एक समशीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। उत्तर प्रदेश में यह गंगा एवं घाघरा दोआब क्षेत्र में सर्वाधिक उगाया जाता है या उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन गंगा एवं घाघरा दोआब क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 24% क्षेत्रफल पर गेहूं की खेती की जाती है। गेहूं के उत्पादन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है तथा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला हरदोई है।
पूरे प्रदेश में लगभग पूरे प्रदेश में दक्षिणी पठारी क्षेत्र को छोड़ के लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में गेहूं की खेती की जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादक जिले हरदोई, बदायूं, अलीगढ़ एवं बुलंदशहर। ठीक है, देख के, समझ के, सुन के अच्छे से लिखिएगा, ये आपको हर जगह काम आने वाला है। अब गेहूं बार बार थोड़ी ना पढ़ना पड़ेगा कि यूपी का गेहूं अलग से पढ़ लिए और इंडिया का गेहूं अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके कृषि वाले चैप्टर में कंप्लीट हो गया है। अब बात कर लेते हैं चावल की। अगर बात करें चावल की, तो चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा, ओराइजा सटाइवा। अगर फसल की बात करें तो यह उष्णकटिबंधीय फसल है। अगर यूपी में बात करें तो तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका, चावल का। ठीक, जैसे शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, और अगर बात करें आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बाराबंकी। ठीक, अगर चावल में एक पॉइंट और देखें तो ये प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि के कुल कृषि योग्य भूमि के 18% क्षेत्रफल पर उत्पादित किया जाता है या बोया जाता है। अगर बात करें अगला पॉइंट चावल के बारे में, तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है। पहला वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल का है। ठीक, एक और पॉइंट की बात करें तो यूपी में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिले की बात करें तो शाहजहांपुर, शाहजहांपुर। एक और पॉइंट की बात करें तो चावल उत्पादन के लिए मृदा का पीएच मान 5 से 6.5 होना चाहिए। ठीक है, अगर चावल की बात करें, चावल का वैज्ञानिक नाम है ओराइजा सटाइवा। ये एक उष्णकटिबंधीय फसल है। उत्तर प्रदेश में तराई क्षेत्र में सर्वाधिक उत्पादन होता है चावल का, जैसे शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बाराबंकी, आजमगढ़, प्रयागराज, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर। प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि के 18% क्षेत्रफल पर लगभग
चावल उत्पादित किया जाता है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश में चावल उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है, पहला स्थान रखता है पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चावल उत्पादक जिला शाहजहांपुर है। चावल उत्पादन के लिए मृदा का पीएच मान 5 से 6.5 होना चाहिए। लिखिए, हेडिंग डालिए चावल, लिखिए चावल या धान, हेडिंग डालिए। इसका वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा सटाइवा है। यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। अगला पॉइंट लिखिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किया जाता है, जैसे शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, पीलीभीत, आजमगढ़, प्रयागराज, सिद्धार्थनगर एवं महाराजगंज। ठीक है। प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि पर प्रदेश के कुल कृषि योग्य भूमि का या प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि में 18% क्षेत्रफल पर चावल की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश में चावल का सर्वाधिक उत्पादक जिला शाहजहांपुर है। देश के कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। अगला पॉइंट लिखिएगा, चावल उत्पादन के लिए मिट्टी का पीएच मान 5 से 6.5 होना चाहिए। ये हो गया गेहूं चावल। अब बात कर लेते हैं बाजरे की। अगर बात करा जाए बाजरे की, अगर बाजरे की बात की जाए तो ये प्रदेश के 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बोया जाता है। ठीक, यह प्रदेश के आगरा, बरेली और कानपुर मंडल में बोया जाता है। यूपी में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आगरा। लिख लीजिए बाजरे के बारे में। प्रदेश के, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए, मक्का के बारे में देख लीजिए, फिर साथ में दोनों को लिख लीजिएगा। मक्का, अगर मक्का की बात करें तो यह मई जून में बोया जाता है। मक्का की बात करें तो यह मई जून में बोया जाता है तथा अक्टूबर और नवंबर में काट लिया जाता है। इसके क्षेत्र की बात करें तो जैसे कि बहराइच, बुलंदशहर और कासगंज में इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए। लिखिए बाजरा,
प्रदेश के 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्रदेश के 40 से 50 सेंटीमीटर वार्षिक वाला वर्षा वाले क्षेत्र में बाजरे की खेती की जाती है। यह प्रदेश के आगरा, बरेली तथा कानपुर मंडल में उत्पादित किया जाता है या बोया जाता है। यह प्रदेश के आगरा, बरेली और कानपुर मंडल में बोया जाता है। तीसरा पॉइंट लिख लीजिएगा बाजरे में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बाजरा उत्पादक जिला आगरा है। ठीक है। उसके बाद मक्के के बारे में लिखिएगा। मक्के के बारे में लिखिएगा। यह मई जून में बोई जाती है। यह मई जून में बोया जाता है तथा अक्टूबर नवंबर में काट लिया जाता है। उत्तर प्रदेश में मक्का उत्पादक प्रमुख जिले बहराइच, बुलंदशहर, कासगंज तथा मैनपुरी है। ठीक, ये हो गया आपका मक्का। अब बात कर लेते हैं जौ की। ये सारी फसलें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत काम आएगी। एक बार यहाँ पढ़ लेंगे फसल, फिर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, बात कर लेते हैं जौ की। अगर जौ की बात करें तो ये प्रदेश के एटा, आगरा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट तथा गाजीपुर उत्पादित किया जाता है। यह प्रदेश के शुष्क एवं काप मृदा में बोया जाता है। अगर बात करें प्रदेश में जौ गरीबों की खाद्यान्न फसल मानी जाती है। लिख लीजिएगा, हेडिंग डालिए जौ। लिखिए, हेडिंग डालिए जौ और लिखिए प्रदेश के एटा, आगरा, झांसी, ललितपुर, मतलब दक्षिण वाले क्षेत्रों में मैक्सिमम देख रहे होंगे आप, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, गाजीपुर इत्यादि क्षेत्रों में जौ की खेती की जाती है। यह मुख्य रूप से प्रदेश के शुष्क एवं काप मृदा में उपजाया जाता है। जौ को प्रदेश में गरीबों की मुख्य खाद्यान्न फसल मानी जाती है। ये हमारा हो गया जौ तक। ठीक है, आगे की जो फसलें हैं उनको हम कल पढ़ लेंगे। ये कृषि वाला चैप्टर काफ़ी बड़ा था, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल साबित होने वाला है, देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये है कि आप मेरा पढ़ाया हुआ पढ़िए। पहली बात तो अगर वो नहीं समझ में आता है तो आप 60 नोट्स में चले जाइए, वहाँ आप नोट्स को पढ़ लीजिए। उसके बाद आप कम्युनिटी में पोस्ट करता हूँ, उसमें क्वेश्चन डालता हूँ। लगभग उसमें उत्तर प्रदेश के 1000 क्वेश्चन मैं डालूंगा, अभी लगभग 100 के आसपास हुए हैं। आप वहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होगा ही उत्तर प्रदेश से संबंधित। तो इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।